हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। एल्कोहल ईथर फिनोल चैप्टर में आज हम फिनोल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। फिनोल की केमिकल प्रॉपर्टीज। फिनोल एरोमेटिक एल्कोहल है, OH डायरेक्टली एरोमेटिक, कार्बन एरोमेटिक रिंग से बॉन्डेड है, नंबर 1। नंबर 2 बेटा, फिनोल में जो ये OH ग्रुप है जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैंने ये ड्रॉ करके रखे हैं क्योंकि टाइम खराब होता है। तो अब यहाँ पर फिनोल का जो OH ग्रुप है उस पे ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, और ये ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर है इसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस शो करता है। ये प्लस आर इफेक्ट देगा, प्लस आर इफेक्ट बोलेंगे या इसको प्लस एम इफेक्ट बोलेंगे। किसका? OH का। OH का जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस है 2 रिंग। OH का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस है 2 रिंग, यानी OH का लोन पेयर रिंग के अंदर एंटर करता है और डीलोकलाइज होता है ऑर्थो एंड पैरा कार्बन्स पर। तो यहां पर अगर हम ये देखें कि ऑक्सीजन का ये लोन पेयर जैसे अंदर जाएगा तो ये बॉन्ड यू ब्रेक हो जाएगा। तो ऑक्सीजन का लोन पेयर अंदर गया तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और अगर ये बॉन्ड यू गया तो या नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ऑर्थो पर। ये ऑर्थो पोजीशन है तो या नेगेटिव चार्ज आया और या पॉजिटिव आया, लेकिन ये लोन पेयर अंदर जाने से ये पॉजिटिव न्यूट्रल होकर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। और ये चीजें मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं जब फिनोल के एसिडिक स्ट्रेंथ मैंने डिस्कस की थी उस समय, कि मैंने बताया था कि ये बॉन्ड यूं टूटा तो माइनस चार्ज यहाँ आ गया, प्लस आ गया, तो ऑक्सीजन का लोन पेयर अंदर आ गया तो डबल बॉन्ड बन गया और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये फिनोल का पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, और फिर इसमें ये सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये वाला बन गया। अब इसमें वापस ये वाला बॉन्ड यूं जाएगा। अब जब ये वाला बॉन्ड यूं जा रहा है तो ये नेगेटिव चार्ज तो पैरा पोजीशन पर आ गया और यहाँ पॉजिटिव आ गया, ये पॉजिटिव नेगेटिव आपस में बॉन्ड बना गए। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या हो गया, फिर ये बॉन्ड यूं गया। हमेशा पाई बॉन्ड नेगेटिव से दूर की तरफ जाएगा क्योंकि ये लोन पेयर जो है, ये नेगेटिव चार्ज जो है, ये पाई बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा। तो ये पाई बॉन्ड पेयर इधर आ गया, ठीक है। ये बॉन्ड यूं गया तो यहाँ प्लस आया, ये नेगेटिव आया, ये बॉन्ड बन गया। यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड बना लेंगे, और फिर ये फाइनल ये आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और फिर ये हो गया हमारा फोर्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और ये हो गया फिनोल का फिफ्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो फिनोल के पांचों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, फिर ये जाएगा तो ये वापस इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन पे मिल गया और ये प्लस माइनस बॉन्ड बन गया। तो ये फिनोल के हमारे पास 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, और मैंने पहले ही कहा था रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हाइपोथेटिकल होते हैं। ये तो केवल प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करने के लिए देते हैं हम। एक्चुअल जो होता है वो होता है रेजोनेंस हाइब्रिड, यानी ये होता है RH, जिसको हम RH बोलते हैं। तो किसी भी मॉलिक्यूल की जो एक्चुअल प्रॉपर्टीज होती है वो उसके रेजोनेंस हाइब्रिड से ही डिसाइड होती है, वो उसके रेजोनेंस हाइब्रिड से ही बेटा डिसाइड होती है। तो यहाँ पर देखो, तो हमको जो भी देखना है वो उसके रेजोनेंस हाइब्रिड से देखना है। तो नंबर 1, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में एरोमेटिक रिंग के साथ ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। इसका मतलब ये OH हार्डली लीव करेगा, बहुत ज्यादा हार्डली लीव करेगा, इसीलिए फिनोल OH ग्रुप की डायरेक्ट रिएक्शन नहीं देता है। एनसीईआरटी के सिलेबस में खाली एक ही रिएक्शन है जो एक्सेप्शन है, जिंक के साथ, जिंक डस्ट के साथ, वो हम वापस फिनोल में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। यानी क्लियर है कि फिनोल के अंदर और फिनोल का जो OH है, ऑक्सीजन और ये कार्बन जो है, फिनोल का ये OH का ये ऑक्सीजन और ये एरोमेटिक रिंग का कार्बन, इन दोनों के बीच में देख लो क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। तो ये वाली जो बॉन्ड लेंथ है, ओ वाली जो बॉन्ड लेंथ है ऑक्सीजन और इस कार्बन की, ये वाली जो बॉन्ड लेंथ है वो शॉर्टर हो जाएगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हाई हो जाएगी। तो फिनोल का OH ड्रास्टिक कंडीशन में ही लीव करेगा, इजीली लीव नहीं करेगा, आसानी से नहीं हटता है, नंबर 1। पर एरोमेटिक कंपाउंड है, फिनोल एरोमेटिक एल्कोहल है, तो इसमें एरोमेटिक रिंग है। तो ये एरोमेटिक रिंग होने की वजह से एरोमेटिक कंपाउंड्स की जो बेटा कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है, यानी उसकी जो मेन रिएक्शन होती है एरोमेटिक कंपाउंड्स की, वो होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आपसे कोई पूछे कि एरोमेटिक कंपाउंड्स की जिनमें भी एरोमेटिक रिंग है, उनमें एरोमेटिक रिंग के अंदर कौन सा कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है, तो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होता है बेटा वो होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है क्योंकि एरोमेटिक रिंग इलेक्ट्रॉन रिच होती है। तो
इजीली एरोमेटिक रिंग पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है और उससे रिएक्ट करता है। तो फिनोल भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। अब अगर हम इसको बेंजीन से कंपेयर करें, फिनोल को हम किससे कंपेयर करें? फिनोल को हम बेटा बेंजीन से कंपेयर करें। तो जब हम फिनोल को बेंजीन से कंपेयर करते हैं तो फिनोल जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा वो बेंजीन के कंपैरिजन में ज्यादा इजीली देगा। फिनोल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन के कंपैरिजन में ज्यादा आसानी से देगा, ज्यादा इजीली देगा। क्यों? उसका रीजन ये है कि फिनोल के अंदर जो OH ग्रुप लगा हुआ है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। फिनोल के अंदर जो OH ग्रुप लगा हुआ है बेटा वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने की वजह से क्या होगा? एरोमेटिक रिंग की वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है। तो OH ने एरोमेटिक रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज किया। और अगर इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या फिर रेजोनेटिंग हाइब्रिड से देखें तो ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुई, किसकी वजह से इंक्रीज हुई? इस ऑक्सीजन के लोन पेयर डोनेशन से। OH ग्रुप के +R मतलब +M मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस की वजह से, OH का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस है रिंग पर, उसकी वजह से रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा और स्पेशली वो ऑर्थो और पेरा पोजीशन पर बढ़ गया, क्योंकि नेगेटिव चार्ज ऑर्थो व पेरा पोजीशन पर ही डीलोकलाइज्ड हो रहा है, रेजोनाइज हो रहा है। तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कंफर्ट वे में ऑर्थो और पेरा पोजीशन पर अटैक करेगा। किस पे अटैक करेगा? ऑर्थो और पेरा पोजीशन पे अटैक करेगा, और बेंजीन के कंपैरिजन में इजीली अटैक करके इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर ले लेगा। क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। इलेक्ट्रोफाइल वो स्पीशीज होती है बेटा, इलेक्ट्रोफाइल वो स्पीशीज होती है जो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड पर अटैक करेगी, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का ही इलेक्ट्रॉन पेयर खुद लेगा और उसी के साथ बॉन्ड बनाएगा। जैसे मैं इलेक्ट्रोफाइल हूं और आप जो वीडियो देख रहे हैं या क्लास में बैठे हैं वो है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, तो मैं आपके ऊपर अटैक करके आपका ही इलेक्ट्रॉन पेयर लेके आपके साथ ही मैंने बॉन्ड बना लिया, तो मैं हो गया इलेक्ट्रोफाइल। और अब मैं इलेक्ट्रोफाइल हूं तो मैं किस पे इजीली अटैक करूंगा? मेरी चॉइस क्या होगी? मैं आप सबको देखूंगा तो आप सब में से मैं सॉफ्ट टारगेट को देखूंगा। सॉफ्ट टारगेट को देखने का मतलब मैं देखूंगा कि आप सब में से किसके पास इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा है और वो कौन मेरे को सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन पेयर दे देगा, मैं उसी पे अटैक करूंगा, क्योंकि मेरे को इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए। तो मैं आप सब में से उन पर अटैक करूंगा, उनके साथ जाके बॉन्डिंग बनाने की कोशिश करूंगा जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इजीली दे दे। यानी मैं उससे जल्दी बॉन्ड बना पाया क्योंकि उसने मेरे को इलेक्ट्रॉन पेयर जल्दी दिया, तो रिएक्शन फास्ट हो गई, बॉन्ड बनने के बाद रिएक्शन कंप्लीट हो गई। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन पेयर दे ही नहीं रहा है तो मेरे को उससे इलेक्ट्रॉन पेयर लेने में बड़ी परेशानी आएगी और बॉन्ड देर से बनेगा, रिएक्शन स्लो हो जाएगा। तो बेंजीन पर जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो कंपैरेटिवली स्लो है। किससे? फिनोल से। फिनोल की एरोमेटिक रिंग पर इलेक्ट्रोफाइल बहुत जल्दी इजीली अटैक कर लेता है, क्योंकि फिनोल ऑलरेडी एरोमेटिक रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। फिर OH का जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस है उसकी वजह से और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी बढ़ गई, तो इलेक्ट्रोफाइल जल्दी इस पे अटैक करेगा। और फिर ये जगह कौन सी ढूंढेगा? ऑर्थो और पेरा पर, न कि मेटा पर। क्यों? क्योंकि ऑर्थो और पेरा पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, तो ऑर्थो और पेरा कार्बन पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो मेटा कार्बन के कंपैरिजन में, ये जो मेटा कार्बन है इसके कंपैरिजन में ऑर्थो और पेरा कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। ऑर्थो पे पार्शियल नेगेटिव, पेरा पे पार्शियल नेगेटिव, जबकि मेटा पे कोई चार्ज नहीं है। तो इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल फिनोल में इजीली अटैक करेगा और उसकी अटैक करते वक्त उसकी जो चॉइस होगी वो ऑर्थो और पेरा पर होगी, ऑर्थो और पेरा कार्बन पर होगी। वो ऑर्थो और पेरा कार्बन पर अटैक करके और वहां से इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा। तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे, OH की वजह से रिंग इलेक्ट्रोफाइल की टूवर्ड्स एक्टिव हो गई, इसलिए हम OH ग्रुप को
हम OH ग्रुप को एक्टिव एक्टिंग ग्रुप बोलेंगे टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। OH ग्रुप क्या करता है, एरोमेटिक रिंग को मोर एक्टिव कर देता है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। और OH ग्रुप के लोन पेयर का जो डीलोकेलाइजेशन है, OH ग्रुप के लोन पेयर का जो रेजोनेंस है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर हो रहा है, यानी OH ग्रुप का जो लोन पेयर है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज को डीलोकेलाइज कर रहा है। तो ऑर्थो और पैरा कार्बन मोर इलेक्ट्रॉन डेंसर हो गए तो इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पर ही अटैक करेगा। तो हम बोलेंगे OH ग्रुप रिंग को एक्टिव भी करता है तथा आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्शन भी देता है कि ऑर्थो और पैरा पे अटैक कर, क्योंकि ऑर्थो और पैरा कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। इसीलिए हम OH ग्रुप को एक्टिव एक्टिंग ग्रुप, OH ग्रुप को एक्टिव एक्टिंग ग्रुप प्लस ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है जिसका आंसर मैंने बता दिया कि हाउ OH ग्रुप इज इंक्रीज रिएक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, ऑन एरोमेटिक रिंग, या व्हाई OH ग्रुप इज एक्टिव एक्टिंग एंड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो ये सब डिस्कशन में लिखना है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के और अपन एक्सप्लेन करेंगे। तो एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात बेटा, फिनोल हमको मालूम है एसिडिक है, और फिनोल जब एसिडिक है तो वो एक्वस केओस से रिएक्शन करके सोडियम फिनोक्साइड आयन बना लेगा। ठीक है, NaOH से इजीली रिएक्शन करके ये Na+OH- और फिनोल का H+ और NaOH का OH- आयन, NaOH का OH- आयन और H+ रिएक्ट करके H2O बना लेंगे और सोडियम फिनोक्साइड आयन बना लेगा। सोडियम फिनोक्साइड, तो अब मैं फिनोक्साइड आयन की बात कर रहा हूं, ये Na+ अलग करके इधर लिख देता हूं क्योंकि ये तो आयनिक कंपाउंड है। अब ये फिनोक्साइड आयन बन गया। अब फिनोक्साइड आयन का भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें तो उसी तरह से है जैसे ये है, जैसे ये फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब ये बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन पेयर अंदर, ये बॉन्ड इधर गया तो नेगेटिव चार्ज यहाँ, पॉजिटिव यहाँ, ये बॉन्ड बन गया। अब देखो उसी तरह से बिल्कुल देखो पैरेलल बना रखे हैं। ये हमारा फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये रेजोनेटिंग हाइब्रिड। वो का वही चल रहा है बेटा, तो दोनों की कॉमन ही है, यहां से हटा देता हूं। ठीक है, तो ये इसके भी 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए। ये वाला और ये वाला देखो रिसेंबल करो। अब ये बॉन्ड इधर जाएगा, ये बॉन्ड इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, देखो बेटा, और फिर ये इधर आ जाएगा। ठीक है, ऊपर वाला और नीचे वाले से कंपेयर करो तो बिल्कुल सेम है। अब क्या होता है, बहुत बार हम, तो अगर आपसे अब ये पूछा जाए, अब मेरे पास अब यहां पर एक अलग क्वेश्चन पुट कर रहा हूं मैं, अब इसको हटा रहा हूं। अब मैं कंपैरिजन कर रहा हूं फिनोल और फिनोक्साइड आयन। तो फिनोल और फिनोक्साइड आयन, अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए, यानी किसकी एरोमेटिक रिंग पर इलेक्ट्रोफाइल ज्यादा तेजी से अटैक करेगा, कौन सी एरोमेटिक रिंग पर इलेक्ट्रोफाइल ज्यादा फास्ट अटैक करेगा, या कौन सी एरोमेटिक रिंग से इलेक्ट्रोफाइल इजीली इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, फिनोल की कि फिनोक्साइड आयन की। यानी इस वाली ये फिनोल की एरोमेटिक रिंग है, ये फिनोक्साइड आयन की एरोमेटिक रिंग है। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि इन दोनों में से मोर रिएक्टिव कौन है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल, तो ये वाला, क्योंकि फिनोक्साइड आयन का जो +R इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस होता है, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। किसके कंपैरिजन में, OH के कंपैरिजन में, क्योंकि OH में ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है, यहाँ ऑक्सीजन पे 3 लोन पेयर है, क्योंकि एक H निकलने से यहाँ 1 लोन पेयर बढ़ जाता है। तो एक तो यहाँ पर 2 लोन पेयर है, 3 लोन पेयर। ऑक्सीजन न्यूट्रल है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, तो यह न्यूट्रल ऑक्सीजन से लोन पेयर अंदर जा रहा है और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है, तो थोड़ी अनस्टेबिलिटी आ गई। जबकि यह नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन पे और फिर वो अंदर जा रहा है, तो देखो फिनोक्साइड आयन के जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो ज्यादा स्टेबल है। ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है कि ये वाला? क्यों? क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर पॉजिटिव चार्ज है, जबकि ये खाली नेगेटिव है इसमें। ठीक है ना, यहाँ ऑक्सीजन पे पॉजिटिव नहीं, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल है। तो फिनोल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और फिनोक्साइड आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन से ज्यादा स्टेबल है? फिनोक्साइड आयन के। अब मैंने ये बात की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की, पर मैं दूसरी बात कह रहा हूं, फिनोल की जो एरोमेटिक रिंग है उस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है कि फिनोक्साइड आयन की पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है?
यूं देखने पे लग रही है सेम है, पर फिर भी फिनो ऑक्साइड आयन पर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस ज्यादा इफेक्टिव रहता है, क्योंकि ऑक्सीजन कन्फर्ट वे में इसको इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि फिनो ऑक्साइड आयन और फिनोल कौन किसकी एरोमेटिक रिंग इलेक्ट्रोफाइल को जल्दी इलेक्ट्रॉन पेयर दे देगी, तो हमारा आंसर होगा फिनो ऑक्साइड आयन। तो फिनो ऑक्साइड आयन गिव्स मोर इजीली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देन फिनो ऑक्साइड आयन। तो जब इलेक्ट्रोफाइल स्ट्रांग होता है तो हम डायरेक्ट फिनोल प्लस स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल, फिनोल प्लस स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन हो जाएगी, हमारे को प्रोडक्ट मिल जाएगा। लेकिन फिनोल प्लस वीक इलेक्ट्रोफाइल तो रिएक्शन में इतना मजा नहीं आता, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोफाइल इतना इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर लेके इसे रिएक्शन करने में उसको दिक्कत आती है वीक इलेक्ट्रोफाइल को। तो अगर जब वीक इलेक्ट्रोफाइल होते हैं तो हम फिनोल को पहले NaO से रिएक्शन करा के उसको फिनो ऑक्साइड आयन में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, फिनो ऑक्साइड आयन में कन्वर्ट कर देते हैं, और फिर उस पर इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्शन कराते हैं, तो इलेक्ट्रोफाइल फिनो ऑक्साइड आयन से जल्दी इलेक्ट्रॉन पेयर ले लेता है, ठीक है। तो देखो मैं दोनों को एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो ये ध्यान रखना कि फिनोल पर जब हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराते हैं तो कुछ में तो डायरेक्ट फिनोल पे कराते हैं, और कुछ में हम पहले फिनो ऑक्साइड आयन में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको हम उस पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाते हैं। तो देखो जैसे नाइट्रेशन है, नाइट्रेशन में क्या होता है, मैं बात कर रहा हूं नाइट्रेशन का, चलो एक मिनट एग्जांपल बाद में लेते हैं। ये फिनोल है, ये फिनोल है, और फिनोल पर जब मैं इलेक्ट्रोफाइल को अटैक कराऊंगा तो पहला कंसेप्ट आपका क्लियर, आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कौन से कार्बन पर अटैक करेगा, ऑर्थो और पैरा कार्बन पर अटैक करेगा, ऑर्थो और पैरा कार्बन पे अटैक करके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। नंबर 1 पॉइंट क्लियर, क्योंकि OH का ऑक्सीजन का लोन पेयर ऑर्थो पैरा पर डीलोकलाइज हो रहा था और ऑर्थो पैरा पर ही नेगेटिव चार्ज आया था, ठीक है। तो ये हो गया, ये हमारा था, ये तो हो गया हमारा इलेक्ट्रोफाइल। तो यहां पर जो क्या था बेटा, ये देखो ना बेटा, कुछ कंफ्यूजन क्यों कर रहे हो, ये फिनोल ये है, तो ये H कहां से आया भाई, इलेक्ट्रोफाइल हटा, यहां क्या है, ये CH है, ये CH है, ये CH है, ये फिनोल का फॉर्मूला ये है ना, अगर मैं इसके कार्बन बना दूं तो कार्बन हो रहा है। अब जब इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो कार्बन पे अटैक करेगा तो यहां आएगा, तो ये वाला H हटकर यहां E आ जाएगा, और ये वाला H हटकर H प्लस निकल गया। और अगर ये यहां अटैक करेगा, अगर ये यहां अटैक करेगा, ठीक है, तो अब इस केस में क्या होगा, ये वाला H हटा और इसकी जगह E आ गया, तो ऑर्थो और पैरा कार्बन पर अटैक हुआ और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ। और ये कब, when electrophile is strong, जब इलेक्ट्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है। तो अब when electrophile is weak, यानी इलेक्ट्रोफाइल तो है लेकिन उसमें इतना खुद में दम नहीं है, वो उतनी हिम्मत नहीं कर पाता है सामने वाले से इलेक्ट्रॉन पेयर लेने में। तो हम उस केस में क्या करते हैं, हम उस केस में पहले फिनोल को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, हम उस केस में पहले फिनोल को किसी भी बेस से रिएक्शन करा के, जैसे NaO से माइनस वाटर निकल गया, और फिनो ऑक्साइड आयन में कन्वर्ट कर देते हैं, फिनो ऑक्साइड आयन में कन्वर्ट कर देते हैं। ये फिनो ऑक्साइड आयन आ गया और ये फिनो ऑक्साइड आयन है, ठीक है। अब ये फिनो ऑक्साइड आयन बन गया बेटा। अब जब ये फिनो ऑक्साइड आयन बन गया तो अब ये जो फिनो ऑक्साइड की रिंग है, ये इस रिंग से मोर रिएक्टिव है, किसके टुवर्ड्स, इलेक्ट्रोफाइल के। इस रिंग पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, क्योंकि O- का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस ज्यादा होता है OH से। तो अब यहाँ इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, वही अटैक तो ऑर्थो और पैरा पे करेगा। ऑर्थो और पैरा पर जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, ऑर्थो और पैरा पर जब बेटा इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, तो ऑर्थो और पैरा कंपाउंड्स बनेंगे, ठीक है, और साथ में H प्लस निकल गया। अब क्या होगा, अब ये वाला H प्लस आयन, या फिर हम क्या करेंगे, अब ये ऊपर वाला हटा रहा हूं बेटा। अब मैंने क्या किया,
जब व्हेन वीक इलेक्ट्रोफाइल है। अब आप बोलोगे सर फिनोल के तो कंपाउंड बने ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसमें एसिड डाल देंगे, जैसे HCl डाल दिया, ठीक है। तो ये HCl के जो H प्लस है वो इससे रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, फिनोल प्लस ये बन जाएगा, और क्या निकल जाएगा, H प्लस। ये होता है बेटा। तो यहां पर वीक, व्हेन इलेक्ट्रोफाइल इज वीक, तो पहले फिनोक्साइड आयन में कन्वर्ट किया ऑर्थो और पैरा पर। अब ये इलेक्ट्रोफाइल इजीली अटैक कर जाता है क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोफाइल था, लेकिन ये आसानी से दे रहा है, इसीलिए ये वीक इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्ट कर गया। फिर इस NaO, फिर हम इसको न्यूट्रलाइज कर लेते हैं। न्यूट्रलाइज करने के लिए एसिड डाल दिया, H+ इधर आ गया, न्यूट्रलाइज हो गया। कुल मिला के हमारे पास वापस ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट मिल गए। तो हम इसका अब वीक इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्शंस तो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। आज मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्शन डिस्कस कर लेता हूं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल में आ जाता है नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडेलक्राफ्ट रिएक्शन। तो जैसे मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं आपके सामने नाइट्रेशन, तो नाइट्रेशन में क्या होगा, या पहले फ्रीडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन देख लो बेटा। अगर मैं फ्रीडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन की बात करूं तो फ्रीडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या होता है, फ्रीडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन में CH3Cl RCl लेते हैं हम, ये फिनोल लिया मैंने, और इसका रिएक्शन मैंने CH3Cl से करा है AlCl3 या FeCl3 के प्रेजेंस में। और FeCl3 को हम कैसे बनाते हैं, आयरन पाउडर ले लेते हैं और ये दोनों आपस में रिएक्शन करके 2FeCl3 बना देते हैं। तो बहुत बार हमको क्या करते हैं, कंफ्यूजन करने के लिए एरो पर FeCl3 नहीं लिख के आयरन पाउडर, FeCl3 नहीं लिख के, FeCl3 नहीं लिख के क्या ले लेते हैं, आयरन पाउडर और Cl2। तो आयरन पाउडर Cl2 मतलब FeCl3, आपको कंफ्यूजन नहीं करना है, सिंपल फ्रीडेलक्राफ्ट रिएक्शन ही हमको करना है इसमें, ठीक है। तो अब ध्यान देना बेटा, अब यहां पर क्या हो जाएगा, वही AlCl4 बन जाएगा और यहां पर CH3 प्लस और AlCl4 माइनस बनेगा। मैं पहले बता चुका हूं बेटा फर्स्ट स्टेप में। अब ये जो CH3 प्लस है, अब ये CH3 प्लस क्या बन गया, ये CH3 प्लस इलेक्ट्रोफाइल है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा कार्बन पे अटैक करके ऑर्थो और पैरा कंपाउंड्स बनाएगा, ऑर्थो एंड पैरा कंपाउंड बनाएगा, यानी मिथाइल ग्रुप ऑर्थो और पैरा पे आएगा। और पैरा मेजर प्रोडक्ट मिलता है क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पर OH का स्टेरिक हिंड्रेंस है। मैंने पहले भी एग्जांपल दे रखा है एल्काइल हैलाइड में भी, ठीक है, कि रेनी सीजन में अगर मैं अम्ब्रेला लेके चल रहा हूं तो मेरे दोनों शोल्डर्स पर वाटर ड्रॉप्स अटैक नहीं कर पाएगी, यानी ये दोनों गीले नहीं होंगे। लेकिन मैं अपने घुटनों के नीचे जो है मेरे शू और ये सब गीले हो जाएंगे क्योंकि वहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है अम्ब्रेला का। अम्ब्रेला ने मेरे अपर पार्ट को कवर कर रखा है। तो उसी तरह से OH ने ऑर्थो को अटैक कर, ऑर्थो को कवर कर रखा है। तो इस वजह से क्या होगा कि यहाँ पर अटैक होने के चांस कम हो जाते हैं, तो ऑर्थो माइनर प्रोडक्ट मिलता है और पैरा मेजर प्रोडक्ट मिल जाता है। तो ये ऑर्थो हो गया, ये पैरा हो गया, तो ये ऑर्थो आइसोमर हो गया और ये पैरा आइसोमर हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिसोल, ऑर्थो क्रिसोल एंड पैरा क्रिसोल बन जाते हैं, ठीक है। और साथ में बाय प्रोडक्ट HCl निकल जाता है क्योंकि ये जब CH3 प्लस अटैक करेगा तो रिंग से H+ आयन बाहर आएगा और रिंग से जो H+ आयन बाहर आएगा वो AlCl4 माइनस से रिएक्शन करके HCl प्लस AlCl3 बना देगा। तो दिस इज द फ्रीडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन जिसमें हम क्रिसोल बनाते हैं। और हम इसी तरह से अगर हम यहां पर एसाइलेशन की बात करें, फ्रीडेलक्राफ्ट एसाइलेशन, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं एल्काइल हैलाइड में भी। मैंने पहले ही कहा है कि ऑर्गेनिक एक ऐसा चैप्टर सब्जेक्ट है जो आगे से आगे कन्फर्ट होता जाता है अगर कोई स्टूडेंट ढंग से क्लासेस अटेंड कर रहा है तो, और उसको पिछला वाला अच्छे से लर्न करता हुआ चल रहा है। तो
ये सारे रिएक्शन पहले भी तो पढ़ चुके हैं। पहले यहाँ OH की जगह Cl था बस, और क्या था। अब यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये AlCl4- अलग हो जाएगा, और अब यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, एसाइल। ये ग्रुप CH3CO ग्रुप को हम कौन सा ग्रुप बोलते हैं, दिस ग्रुप इज कॉल्ड एसाइल ग्रुप, इस ग्रुप को हम एसाइल ग्रुप बोलते हैं। और अब यहाँ पर CH3+, अब ये इलेक्ट्रोफाइल वापस यहाँ पर भी ये इलेक्ट्रोफाइल ये अटैक करेगा, और ऑर्थो और पैरा कार्बन पर क्या आके जुड़ जाएंगे, ऑर्थो और पैरा कार्बन पर ये आके जुड़ जाएगा, CO CH3 CO CH3 और HCl निकल जाएगा। ठीक है, तो ऑर्थो और पैरा आइसोमर बन रहे हैं। इसी तरह से अगर मैं इसका क्लोरीनेशन करूंगा, अगर मैं इसका क्लोरीनेशन करता हूं, क्लोरीनेशन Cl2 से रिएक्शन कराता हूं AlCl3 की प्रेजेंस में, तो वही AlCl4- बनेगा और Cl+ अटैक करेगा, या इलेक्ट्रोफाइल CH3C+O है, पिछली वाली में CH3+ था, और यहाँ पर जो होगा वो AlCl4- अलग हो जाएगा और क्लोरोनियम आयन बन जाएगा। तो क्लोरोनियम आयन जो है वो ऑर्थो और पैरा कार्बन पे अटैक करेगा, और प्रोडक्ट हमको क्या मिलेगा, ऑर्थोक्लोरोफिनोल एंड पैरा क्लोरोफिनोल्स बनेंगे, ऑर्थोक्लोरोफिनोल एंड पैरा क्लोरोफिनोल बन जाएंगे, और HCl निकल जाएंगे। ये कुछ ऐसी एग्जांपल लिए मैंने जो ऑलरेडी हम लोग क्लोरोबेंजीन के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, जब हमने क्लोरोबेंजीन डिस्कस किया था। अब हम बात कर रहे हैं बेटा नाइट्रेशन की। तो नाइट्रेशन में क्या होता है, नाइट्रेशन के अंदर हम फिनोल के अंदर, नाइट्रेशन के अंदर हम HNO3 लेते हैं। अब ये नाइट्रेशन रिएक्शन दो तरह से होती है, एक तो डाइल्यूट HNO3 में नाइट्रेशन होता है, नाइट्रेशन में NO2 ग्रुप का इंसर्शन होता है। नाइट्रेशन में कौन से ग्रुप का इंसर्शन होता है, NO2 ग्रुप का इंसर्शन होता है। तो जब हम फिनोल का नाइट्रेशन डाइल्यूट HNO3 से करते हैं, ये ध्यान रहे बेटा, फिनोल का नाइट्रेशन हम क्या करते हैं, फिनोल का नाइट्रेशन हम डाइल्यूट HNO3 से करते हैं, तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल बनता है, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल एंड पैरा नाइट्रोफिनोल बनता है। और इसमें इसमें एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है कि ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल यानी HNO3 का स्ट्रक्चर देखो तो मैं ये है, तो यहां पर जो H2O निकल गया, ये OH और यहां से निकलने वाला H, ये इसका ये OH, और यहां से जो H+ निकलेगा NO2 का, NO2+ अटैक करेगा। इसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो O पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, N पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो यहां जो अटैक, इस आयन को हम क्या बोलते हैं, इस आयन को हम बोलते हैं नाइट्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं, नाइट्रोनियम आयन। नाइट्रोनियम आयन एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है, और OH-। तो इस रिंग से क्या, जब आपने देखा था किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड पर जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, ठीक है, तो क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करते ही रिंग से H+ आयन बाहर आ जाता है। तो ये जो H+ आयन बाहर आएगा रिंग से, ये H+ आयन और ये आपस में रिएक्ट करके तो वाटर बना देंगे, जो मैंने यहाँ बना दिया, और NO2 आ जाएगा ये। अब ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल, तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल जो है, अब ये एक दूसरे से इजीली सेपरेट हो जाते हैं स्टीम डिस्टिलेशन से। उसका रीजन ये है कि जो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है उसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा, कि क्या है क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, डिस्कस कर रहा हूं, थोड़ा स्लो हो रहा हूं इसमें। पहले तो मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया, रिएक्शन ऑफ फिनोल इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ये चल ही रहा है। फिर ये वाला एनसीईआरटी का 11.16 क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन हाउ डज द OH ग्रुप अटैच टू अ कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग एक्टिव इट टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये मैंने अभी जस्ट डिस्कशन की है, वही प्लस R इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। और अभी मैंने आपको कहा कि जब हम नाइट्रेशन कर रहे हैं, ये 11.8 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो अभी मैंने आपको ये कहा कि जब हम नाइट्रेशन कर रहे थे तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल बन रहा था। तो ये ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, तो एक बार मैं ऑर्थो नाइट्रोफिनोल को वापस बना रहा हूं, मैंने क्या कहा, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं।
तो ये ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। अब ये जो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल है, ये जो बेटा ऑर्थोनाइट्रोफिनोल है, ये ऑर्थोनाइट्रोफिनोल का ये स्ट्रक्चर हो गया। और ऑर्थोनाइट्रोफिनोल का जब ये स्ट्रक्चर हो गया, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल का ये स्ट्रक्चर हो गया बेटा, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल का ये स्ट्रक्चर हो गया, और इसमें ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इस हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया, और यहाँ ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया। तो यहाँ पर जो हुआ, यहाँ पर क्या हुआ बेटा, यहाँ पर ये हुआ कि इन दोनों के बीच में ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई। दिस इट इज कॉल्ड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब होता है बॉन्डिंग विद इन अ मॉलिक्यूल, ठीक है। और जबकि पेरा में OH ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है, पेरा में क्या हो जाता है, पेरा के केस में तो NO2 अलग ही डायरेक्शन में चला गया, ठीक है। तो पेरा के अंदर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। पेरा के अंदर क्या होती है, मॉलिक्यूल इस तरह से अरेंज होते हैं कि पेरा के अंदर मॉलिक्यूल इस तरह से अरेंज होते हैं, इस तरह से, जैसे मैंने दो मॉलिक्यूल बना दिए इस तरह से, एक यूं होगा, फिर दूसरा यूं हो जाएगा, फिर यूं हो जाएगा, फिर यूं हो जाएगा, और फिर ये जो है, अगर मैं इसकी बात करूं बेटा, तो एक मिनट, थोड़ा माइक डिस्टर्ब कर रहा है, हाँ अब नहीं करेगा। अब ध्यान दो बेटा, अगर मैं इस तरह से बात करूं इसकी, तो आप ये देखो यहां पर OH है, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, और इस वजह से ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव, यहां पर भी वही आ जाएगा। तो यहां पर होता क्या है, इनके बीच में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है। अब ये दूसरा OH यहां आ जाएगा इस तरह से, तो यहां पर इस तरह से क्या हो जाएगा, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी। तो हमारे पास क्या आया बेटा, हमारे पास ऑर्थो में तो कौन सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ऑर्थो में तो है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो आपको दिख ही रही है। पेरा में है वो, पेरा के अंदर कौन सी हो गई, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो पहले पॉइंट समझो कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट क्यों आ रही है। तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट इसीलिए आ रही है क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, इनमें तो इसमें ये हो गया हमारे पास इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी हो गई बेटा, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या हो जाएगा, इनमें मोलिकुलर एसोसिएशन हो जाएगा। मोलिकुलर एसोसिएशन का मतलब समझा रहा हूं, देखो बेटा है क्या, जैसे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब मैंने दोनों अपने हाथ यूं पकड़ लिए, जब मैंने अपने दोनों हाथ इस तरह से पकड़ लिए तो ये हो गया इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब मेरे को कोई भी उठा के ले जाएगा तो और आराम से उठा के ले जाएगा और मैं रेजिस्ट भी नहीं कर पाऊंगा, मैंने अपने दोनों हाथ ही बांध दिए। तो इसमें यही वाली है कि विद इन अ मॉलिक्यूल है, ये इसने अपने दोनों हाथ एक दूसरे के साथ इस तरह से पकड़ लिए, ठीक है, तो ये अकेला पड़ गया, अब ये इजीली एस्केप हो जाएगा। थोड़ा सा हीट करेंगे तो इसकी वेपर बाहर आने लग जाएगी, थोड़ा सा हीट करेंगे तो इसकी वेपर बाहर आने लगेगी। और यहाँ पर क्या है, ये एक दूसरे का हाथ पकड़ रहे हैं, यानी ये एक दूसरे का हाथ पकड़ रहे हैं, यानी आप जैसे मेरी क्लास में 20 जने बैठे हो तो 20 ही जने एक दूसरे का हाथ पकड़ लो टाइट, तो क्या होगा, अब कोई भी स्टूडेंट खड़ा होकर उठ के बाहर नहीं निकल सकता क्योंकि वो आसपास के दूसरे मॉलिक्यूल से बॉन्डेड है। तो यहाँ पर भी ये क्या होता है, और पेरानाइट्रोफिनोल में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे से बॉन्डेड होते हैं, तो कोई भी एस्केप होगा तो उसको पहले ये दोनों बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे। यहाँ पर ये बॉन्ड बिना ब्रेक हुए ये यूं का यूं उठ के चला जाएगा, और यहाँ पर ये जब तक बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तब तक ये उठ के नहीं जाएगा, यानी इस मॉलिक्यूल को एस्केप होने के लिए पहले ये दोनों बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे। या यूं बोलो कि ये मॉलिक्यूल एस्केप इसलिए हार्डली होगा कि ये इन दोनों मॉलिक्यूल ने इस मॉलिक्यूल को पकड़ के रखा था, ये अपने सैंपल में से एस्केप नहीं होगा। तो हर मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से बंधा हुआ है, यानी ये मॉलिकुलर एसोसिएशन है।
तो इसीलिए क्या होता है, इसके बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं, इसके बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं। तो हम जब डिस्टिलेशन करेंगे तो लो टेम्परेचर पर वेपर के साथ ये आने लग जाएगा और ये नहीं आएगा। तो हम इनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, while separating a mixture of ortho and para nitro, while separating a mixture of ortho and para nitro by steam distillation, name the isomer which will be steam volatile, give reason। तो ये है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल क्या है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल क्या है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल स्टीम वोलेटाइल है, सीधा है स्टीम वोलेटाइल, स्टीम से कंफ्यूजन मत करो, मतलब ये मोर वोलेटाइल है। मोर वोलेटाइल इसीलिए है ये, मोर वोलेटाइल इसीलिए है ये क्योंकि इसमें इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो इसमें मोलिकुलर एसोसिएशन नहीं है। अब मैं नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ूंगा बेटा, ब्रोमिनेशन डिस्कस करेंगे हम, ये क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो अब हम आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।